गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जो है आज बिजनेस की इस क्लास के अंदर हैं, लेकिन उससे पहले एक थॉट है मेरे पास कि कुछ लोग आपके रास्ते में गड्ढे खोदने का काम करें तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आप छलांग लगाना सीख जाएंगे। क्योंकि जो लोग आपके सामने मुसीबतें पैदा करते हैं वो आपके मित्र होते हैं, क्योंकि मुसीबतों में इंसान जीना सीखता है और मुसीबतों से पार पाना भी सीखता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा बिजनेस के अंतर्गत जो है फर्स्ट जो पार्ट है वो एंड हो गया, यानी आपने कंट्रोलिंग वाला लेसन कर लिया और मैंने आपको रिवीजन भी दे रखा, आप रिवीजन भी कर रहे हैं और आपने रिवीजन बड़े सीरियसली कर रहे हैं बेटे, क्योंकि अगर आप खुद नहीं करेंगे तो अब आपको करवाने वाला कोई नहीं है। बस एक बार मैंने समझा दिया। यदि आपको कोई टॉपिक रिवाइज करते समय प्रॉब्लम आती है तो आप जो है बैकग्राउंड में जाकर के वीडियो जो है फिर से देख सकते हैं उस चैप्टर की, उस टॉपिक की, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज हम आएंगे अपना जो सेकंड पार्ट है बिजनेस का वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, यानी ये तीन टॉपिक हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में और फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ना है। फिलहाल स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। और ये तो आप सभी जानते हैं कि एक बिजनेस के लिए फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है, जितना कि हमारे बॉडी के अंदर मैं ये कहूँ आपकी आत्मा यानी आपका सोल जो है आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जो है आपका फाइनेंस बिजनेस के लिए होता है। या ये कहूँ कि जिस तरह से हमारे अंदर ब्लड है वही जो ब्लड का स्थान है वही जो है एक्चुअली क्या है कि फाइनेंस का स्थान है किसके अंदर, बिजनेस, क्योंकि इसके बिना बिजनेस रन कर ही नहीं सकता। और अगर मैं और कहूँ आपकी बात, किसी व्हीकल के अंदर अगर फ्यूल नहीं है तो व्हीकल बेकार है, वही वाली बात है कि बिजनेस जो है फाइनेंस के बिना नहीं चल सकता। ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस एंड फाइनेंस आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो अब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बिजनेस का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर्स बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। टू रीच दिस गोल फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। और इस गोल को पूरा करने के लिए यानी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस को किसकी आवश्यकता होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इन दिस कंटेक्स्ट इट कैन बी सेड दैट फाइनेंस इज द सोल ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न। कीपिंग दिस इन व्यू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। बिल्कुल सही बात है कि फाइनेंस का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो जरूरी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको कहते हैं कि जब हम फाइनेंस का बिजनेस के अंदर सही ढंग से मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद द इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मनी। एक्विजिशन मतलब प्राप्ति, यानी जो मनी की सही प्राप्ति और उसके प्रयोग से है संबंध रखती है। यानी बिजनेस के अंदर हम फाइनेंस को किस तरह से एक्वायर करें और किस तरह से उसको यूज करें, यही क्या है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स किसकी कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूरे करता है, ये भी बात हम कह सकते हैं। ठीक है, या इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बात कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक तरह से क्या है, सोल है बिजनेस का। क्या है, सोल है बिजनेस का। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि बिना फाइनेंस के ट्रेडिंग जो है वो यानी बिजनेस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इसने कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं तो हमें वहां पर रिक्वायरमेंट होती है किसकी, फिक्स्ड एसेट की। तो फिक्स्ड एसेट्स हैव एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन
इन द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स वी अर्न प्रॉफिट इन अ बिजनेस। ठीक है, जिस तरह से स्कूल के अंदर बिना बिल्डिंग या बिना फर्नीचर और बिना गाड़ियों के या वैन के जो है हम क्या नहीं चल सकते, वही वाली बात है। अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड फिक्स्ड एसेट्स, यानी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे पहले क्या आइडिया लगाते हैं कि हमें कितनी टोटल फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट है, और फिर हम ये भी देखते हैं कि सेपरेट एक फिक्स्ड एसेट है उस पर हमें कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है। यानी एक प्रकार से हमें पहले फिक्स्ड एसेट में कितना इन्वेस्ट करना है, और यानी टोटल फिक्स्ड एसेट में कितना पैसा लगेगा, और एक इंडिविजुअल एसेट में जो है कितना पैसा लगाना है। दिस इज डन थ्रू कैपिटल बस्टिंग, और ये किसके द्वारा था? कैपिटल बस्टिंग मतलब जो आपका लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म जो आपके सोर्स होते हैं कैपिटल के, उसके द्वारा किया जाता है। सपोज करें कि किसी बिजनेस के अंतर्गत अगर हमने सोचा है कि हमने अपनी फिक्स एसेट में टोटल 500 करोड़ जो इन्वेस्ट करना है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंतर्गत आपका बिजनेस जो 500 करोड़ से इंक्रीज होगा। और एक स्पेशल जो आपकी सपोज करेंगे बिल्डिंग के अंदर हमें जो है 50 करोड़ रुपए खर्च करना है, तो ये जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इसके अंतर्गत, रोल के अंतर्गत, इंपोर्टेंस के अंतर्गत आता है। नंबर 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। जो ही हमने फिक्स एसेट्स का जो है डिटर्मिनेशन किया, उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा करंट एसेट का। करंट एसेट्स आर नीडेड इन द डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, यानी डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए। जैसे अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं तो आपके पास जो कैश है या आपका जो स्टॉक है ना, ये सब क्या है, या डाटा है, ये सब क्या है आपके, ये करंट एसेट है। अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट एंड एवरी सेपरेट करंट एसेट इज डिटरमाइंड। इसमें वही बात है जिस तरह से फिक्स एसेट के लिए कर रहे थे, टोटल इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में कितना होगा, और एक पर्टिकुलर जो आपकी करंट एसेट है उसमें कितना इन्वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, इफ द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट इज ₹100 करोड़, इट विल देन बी डिटरमाइन हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड इन कैश, यानी इसमें से हमें अलग अलग फिर निर्धारित करना होगा कि कैश में कितना रखेंगे, स्टॉक में कितना रखेंगे, और डेटर्स में कितना। इस तरह से जो है हमें इसको डिटरमाइन करना है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब बात आई किसकी कि हमें जो फिक्स्ड एसेट्स और जो करंट एसेट में इन्वेस्ट करना है, वो फाइनेंस हमें कहीं से ऑब्टेन तो करना पड़ेगा। तो उसको ऑब्टेन करने के सोर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज। तो इसके बीच में भी हमें डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा कि हमें कितना जो है लॉन्ग टर्म से लेना है और कितना शॉर्ट टर्म से लेना है। और ये डिटर्मिनेशन करते समय कुछ चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस की कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है। कॉस्ट क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो जो है जिससे हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसके लिए उसका रिस्क ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए उसकी हायर कॉस्ट होती है देन शॉर्ट टर्म। देयरफॉर if there is more liquidity is required in business, more cost shall have to be borne। अगर हमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता, लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, तो हमें ज्यादा कॉस्ट बोर्न करना पड़ेगा, यानी लॉन्ग टर्म सोर्सेज को ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर इसके विपरीत कंडीशन है तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट द प्रपोर्शन ऑफ बोथ दीज सोर्सेज, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज के प्रपोर्शन को डिसाइड किया जाता है, जिससे आपकी दो चीजें, यानी लिक्विडिटी भी बनी, इस तरह से डिसाइड करते हैं कि लिक्विडिटी भी बनी रहे और कॉस्ट जो है वो भी क्या रहे, मिनिमाइज रहे। और इसके बाद आपका है नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब रही बात, फिर उससे थोड़ा सा और हटते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जो सोर्स हैं उसके अंतर्गत भी हमें चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कई सोर्स हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपकी एक तो है इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, या इसी तरह से डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं, या रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो सकती हैं। तो ये कई तरह के सोर्सेज हैं
तो इसमें से हमें चुनना है कि हमें जो है कितना जो है वो ओनर्स इक्विटी यानी कहने का मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, या कितना फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल लेना है और कितना फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट कैपिटल लेना है, या ये भी कह सकता हूँ कि कितना डेट कैपिटल और कितना ओनर्स कैपिटल यूज करना है, ये भी इसमें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिटरमाइन किया जाता है। वैसे जो आपकी डेट कैपिटल होती है वो चीपर सोर्स होता है देन जो है आपकी ओनर्स कैपिटल की अपेक्षा, बट जो डेट कैपिटल होता है वो ओनर्स कैपिटल की अपेक्षा रिस्क ही ज्यादा होता है। इसलिए हमें इन दोनों के बीच में एक एडजस्टमेंट बैठाना है कि हमने अपने जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है वो इस तरह से डिसाइड करने हैं कि हमारी कॉस्ट भी क्या रहे, कम रहे और रिस्क भी हमारा मिनिमाइज हो। तो इस तरह से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसको डिसाइड करते हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। देखिए various item included in the profit and loss get influenced or affected by different financial decision। ये तो है कि जैसा अपना फाइनेंशियल डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके आपके प्रॉफिट एंड लॉस के वो जो है फ्लक्चुएट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ डेट, यानी अमाउंट ऑफ डेट से इंटरेस्ट रिलेटेड होता है। जितना हमने डेट कैपिटल ज्यादा ले रखी है तो इंटरेस्ट उतना ही हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म जो आपकी एसेट्स होती है यानी फिक्स एसेट होती है उनसे रिलेटेड होता है, यानी जितनी ज्यादा हमने फिक्स एसेट जो है लगा रखी है उतना ही डेप्रिसिएशन हमारा ज्यादा होगा। और डिस्काउंट इज रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी। डिस्काउंट जो होता है लिक्विडिटी से रिलेटेड होता है। कैसे कि यदि हमारी लिक्विडिटी अच्छी है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी का जहां डिस्काउंट मिल रहा है उसका बेनिफिट लेकर के डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो रोल है वो किसके यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी डिसाइड करता है कि फिक्स एसेट में और करंट एसेट में डिफरेंट कितना लगाना है और कंप्लीट टोटली कितना लगाना है। इसी तरह से वो जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्स को भी डिसाइड करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया वेरियस जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं उनमें से भी डिसीजन लिया जाता है कि चीपर सोर्स है उसको जो है तैयार किया जाता है। और इसके अलावा जो है आपका डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी किया जाता है। अब आता है टॉपिक हमारा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स जैसे कि हमने अभी पढ़ा, इसका मीनिंग भी पढ़ा, रोल भी पढ़ा, अब ऑब्जेक्टिव की बात आती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैक्ट एज टू व्हाट शुड बी द अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर व्हाइल टेकिंग 3 फाइनेंशियल डिसीजन। देखिए एक फाइनेंशियल मैनेजर को 3 फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जैसे रूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि फिक्स एसेट और जो आपकी करंट एसेट में कितना इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। उसके बाद जो है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन यानी इनमें इन्वेस्ट करने के लिए हम जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर किस सोर्स से कितना लेंगे, किस सोर्स से यानी उसकी जो प्रपोर्शन निर्धारित करना ये फाइनेंशियल डिसीजन है। और उसके बाद जो हमें प्रॉफिट होगा उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी शेयर होल्डर में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिटेन्ड अर्निंग के रूप में जो है कंपनी में कितना रखना है यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में कितना रखना है। ये 3 डिसीजन बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये जो 3 डिसीजन होते हैं ये जब लिए जाते हैं तो कहता है कि objective of financial management are directly related to the fact as to what should be the uppermost in the mind of the financial manager while taking 3 financial decisions, namely investment decision, financing decision and dividend decision. Obviously, he should concentrate on सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ ओनर, यानी वो जब ये तीनों डिसीजन लेता है तो वहां उसका कंसंट्रेशन जो है एक ही बात पर होता है कि वो अपने ओनर यानी अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को जो है वो बेस्ट सर्व करे। ठीक है ना, यानी मैक्सिमम एक्सटेंट तक सर्व करे। इन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। यानी कहने का मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसका ऑब्जेक्टिव पता क्या होना चाहिए कि वो अपने शेयर होल्डर यानी मालिक ओनर्स की जो वेल्थ है, संपत्ति है, उसको जो है मैक्सिमाइज करे, अधिकतम करे, यही उसका
उद्देश्य होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जब वो तीनों डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और इसी तरह से जो डिविडेंड डिसीजन है, इन तीनों को लेते समय, डिसीजन को लेते समय उसको इस बात को ध्यान में रखना है कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही करना है। क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तब क्या होगा, तब आपका उद्देश्य जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा हो जाएगा। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा और ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन लेना पड़ेगा और ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन उसको लेना पड़ेगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक बार मीनिंग फिर से सुन लें कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय शेयर होल्डर व्हिच इज डन थ्रू फाइनेंशियल डिसीजन। तो अब देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है क्या, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ओनर्स इंटरेस्ट कैन बी बेस्ट सर्व बाय द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड दिस इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर। अब जो शेयर होल्डर की जो कैपिटल इन्वेस्टेड, या ये कहूं कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का जो बैरोमीटर है वो आपका क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। क्या है वो, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यानी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज द इंडेक्स ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इंक्रीज it can be said that capital यानी wealth invested by shareholder that has been appreciating। अगर increase हो रही है तो क्या होगा, wealth maximization हो रहा है, और decrease हो रही हो तो क्या होगा, fall in the price of the share has an adverse effect on their wealth। ठीक है, और कल को आपको वेल्थ शेयर होल्डर की वेल्थ जो है उसको क्या करना। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, कि देखिए ये 2016, 17, 18, 19, 20 और इसी तरह से ये जो है इसके प्राइसेस हैं। अब देखिए शेयर के प्राइसेस हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये कभी क्योंकि जो शेयर मार्केट का इंडेक्स है कुछ इस तरह से ही चलता है, कभी रेट्स शेयर के डाउन भी हो जाते हैं। वो डिसीजन पर डिपेंड करता है कि आपने जो डिसीजन लिए, जो फाइनेंशियल डिसीजन आपने लिए हैं, उनका इंपैक्ट इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। यदि आप ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो इस तरह से, जिस तरह से इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, इस तरह से जो है रेट्स इंक्रीज होते जाते हैं, और जब शेयर के रेट मार्केट में इंक्रीज होते हैं तो वेल्थ मैक्सिमाइज होता है। क्यों होता है, उसका रीजन ये होता है कि वेल्थ जो आपका देखिए वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर हम किस तरह से मेजर करते हैं, उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर। क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टी मार्केट प्राइस, यानी एमपी, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, यानी शेयर के मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास 10,000 शेयर्स हैं और मार्केट प्राइस एक शेयर का 100 रुपीज है तो इट मींस आपकी वेल्थ कितनी होगी, 1 लाख होगी। और यही अगर आपका नंबर ऑफ शेयर आपके पास 10,000 है लेकिन उसका रेट बढ़ करके क्या होता है, 150 हो जाता है, तो आपकी वेल्थ 1,50,000 हो जाएगी। और इसके अपोजिट अगर मैं इसका अपोजिट में कहूं, और अगर 80 हो जाती है मार्केट वैल्यू तो आपकी वेल्थ कम होकर के 80,000 हो जाती है। तो इसके लिए करना क्या होगा, जैसे कि हमने बात कही थी कि इसके लिए आपको जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे। इसके लिए आपको ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मींस he should take such decision regarding investment as are relatively more profitable, यानी उसको ऐसी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर और करंट एसेट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा जिससे उसको हायर रिटर्न मिले, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। और ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन यानी वो जब अपना फाइनेंस अक्वायर करता है तो उसको सोर्सेस इस तरह से डिसाइड करने पड़ेंगे जिससे कि कॉस्ट क्या हो, फाइनेंस की कम से कम हो और रिस्क भी क्या हो, कम हो। और ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन यानी उसको दोनों पक्षों को दोनों तरफ देखना होगा कि शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड भी मिले और इसके साथ साथ जो है कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के लिए है अच्छा रिजर्व भी होना चाहिए। तब जाकर के क्या होता है, हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेस्ट सर्व होता है। ठीक है ना।
क्लियर है? तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, और बाकी का जो आगे हम फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।